हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आ गई हूँ वापस से आप सभी लोगों से मिलने। बस चला जाए यहाँ से। सो गाइस, पढ़ लेते हैं। रात हो चुकी है, खाना वाना खा लिया है, रोटी बना दी है मैंने। चलो, हाँ, रोटी बना दी तुम लोगों के लिए, ऐसा नहीं समझो मेरा। और मैं आपको इसमें दिखाऊँ, पता है क्या है? कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं यार सर्दियों में। देख सकते हो, ये मेरी फ्रेंड गई थी वैष्णो देवी, वो लेके आई है माता रानी की मूर्ति। और वो लास्ट टाइम गई थी तब भी मेरे लिए लेके आई थी। लुक एट दिस गाइस। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख देना। इसको हम रखेंगे अपनी टेबल पर। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। भाई वीडियो के सामने अपने कपड़े मत बदला कर। हाँ, चलिए दोस्तों, जुकाम के लिए विक्स भी रखनी पड़ती है। लैपटॉप ऑन कर लेते हैं अपना और पढ़ना शुरू कर देते हैं। गाइस, एमटीएस का जो मैं एग्ज़ाम देने गई थी उसकी आंसर की आ गई हैं। तो जिन लोगों ने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है वो अपनी आंसर कीज़ चेक कर सकते हैं। और एज़ यूजुअल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हार नहीं मानेंगे। चलो, अपना सिस्टम ऑन कर लिया है हम लोगों ने। अब अपने सिस्टम पे वर्क करेंगे हम। गए चलो दोस्तों, पढ़ लेते हैं। आज मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा है रीजनिंग करने का। रीजनिंग यार बहुत अच्छा लगता है मेरे को, रीजनिंग सॉल्व करना। बट जब मुझे आंसर्स नहीं मिलते हैं तब मुझे उतना ही बुरा लगता है जितना कि मुझे अच्छा लगता है। एक सेकेंड, ये मेरी जियोग्राफी की, हाँ अच्छा, जियोग्राफी को इंडियन जियोग्राफी कर दिया गया है इन लोगों के द्वारा। अब चलिए दोस्तों, हम कहाँ पहुँच चुके थे आज मैं आपको बता दूँ। ये देख सकते हो, आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम सब, है ना। रिवीजन करें गाइस, रिवीजन करते हैं अच्छे तरीके से। काफ़ी प्यारे प्यारे नोट्स मैंने जो बना रखे हैं और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने करे हैं। हम कहाँ पे थे? क्लास 46 पे, 47 पे थे। गोंडवाना रॉक्स हो गई थी, डेक्कन ट्रैप हो चुका था हमारा, और ट्राइब्स ऑफ इंडिया पे थे हम। चलो कोई बात नहीं, आज करते हैं हम रिवीजन अपना आज तक का, जितना भी हमने अब तक किया है। सो गाइज, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हो मेरी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी और ये साल हमारा एंड होने को आ गया है। ये है मेरी ज्योग्राफी के नोट्स। इस तरह से मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। अब जिन लोगों को लगेगा ये तो मेंस की आंसर राइटिंग जैसे नोट्स करती है, तो अच्छी बात है, ऐसा ही लगना चाहिए, बिकॉज़ उसी लेवल की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसी लेवल की प्रिपरेशन करोगे तब जाके आप ये एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाओगे। सो गाइस, देख सकते हो मेरे नोट्स, मैं इसी तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। और इसी तरह से मुझे पॉइंट वाइज और पैराग्राफ में भी, और पैराग्राफ को पॉइंट में डिवाइड करके लिखने की मेरी आदत है, चीज़ों को हाईलाइट करके। साथ में मैप बनाना भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप भी मैप ज़रूर बनाएं। तो देख सकते हो दोस्तों, मेरे नोट्स ज्योग्राफी के इसी तरह से मैंने प्रिपेयर करती हूँ। अगर आप में से किसी को मेरे नोट्स चाहिए हों तो बता देना, और जिस भी टॉपिक के चाहिए हों, अगर मैंने वो टॉपिक कवर अप कर रखा होगा तो मैं अपनी कम्युनिटी में ज़रूर पोस्ट कर दूँगी। देख सकते हो, कोची पोर्ट, कांडला पोर्ट, न्यू मैंगलोर, है ना, इस तरह से। देन गाइज, ये देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ। जो अब तक के हमने चैप्टर्स कवर अप कर रखे होते हैं वही क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी। सो आप लोग बोल रहे थे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आओ, तो ये है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस तरह से यार, मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ ना, जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें होती हैं ना, उनका ना एक अलग प्रभाव पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। तो वो हाथ से लिखा हुआ बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए। ये देख सकते हो, सारा प्लेटू वाला टॉपिक है, ये पूरा मैप बना के। और ये मैप मैं रफली बना लेती हूँ हैंड से, तो और बेटर हो गया अब बनाते बनाते। इस तरह से देख सकते हो
इतनी मेहनत से, और इतना सब कुछ लिखा है और सारा हाईवे वगैरह। तो मतलब ये चीज़ लिख लिख के प्रैक्टिस करते, देख सकते हो ये है ना, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, क्लाइमेट चेंज वगैरह, मॉनसून, मॉनसूनी बारिश, लौटता हुआ मानसून, ये सब चीज़ें। तो चलो अब इन सब का हम रिवीजन करेंगे। तो मैं आपको पूरा ब्रीफ देती हूँ अब तक की पूरी क्लासेस का, तो सुनते रहेंगे मेरे को और वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार, यानी कि लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की लोकेशन, अवस्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे हम। सो यहाँ से हमारी ज्योग्राफी शुरू होती है और ये स्टार्टिंग पोर्शन है। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको माइंड में चीज़ों को बैठाते हुए चलना है, ताकि आपका बेस स्ट्रांग होगा, तभी आप आगे काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। तो यार ये बाहर से शोर इतना आ रहा है, सॉरी गाइस इतना डिस्टर्ब हो रहा है, बट कुछ कह भी नहीं सकते, पड़ोसी ही ऐसे हैं। सो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इट इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। 7 कॉन्टिनेंट्स आपको पता ही होगा, हमने तो स्टार्टिंग से पढ़ रखे हैं ये। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। देन वहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इंडिया का जो लैंड एरिया वो 2.4% होता है, ठीक है। और उसको जो स्क्वायर किलोमीटर में हम नापते हैं वो है हमारा 3287263 किलोमीटर पर स्क्वायर। और इंडिया हमारा 7th पोजीशन पे आता है। उससे पहले रशिया, चाइना, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ आती हैं। फिर वहाँ यहाँ पे मैंने कुछ 2011 के अकॉर्डिंग अपने सेंसस का डाटा मेंशन किया हुआ है। उस टाइम पे 121 करोड़ आबादी थी, पॉपुलेशन थी हमारी इंडिया की। 2nd पोजीशन पे था इंडिया। और फिर उसके बाद हमने नॉर्थ से साउथ की लेंथ नापी है इसमें, जो कि 3214 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर। जो हमारी 4 यूटीज़ हैं, लद्दाख है, गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है ना, इस तरह से। और उनके जो ईस्टर्न पॉइंट है, नॉर्दर्न पॉइंट है, साउदर्न पॉइंट है, वो 4 चीज़ें इसमें हमने मेंशन किया है। देन इंडिया की लैंड बाउंड्रीज, इस तरह से आप देखो डाटा वाइज भी लिखोगे ना तो काफ़ी, ये जो डाटा वाली चीज़ें ना यही एग्जाम में पूछा जाता है। वो आपको नहीं पूछेगा कितने कॉन्टिनेंट है, नाम लिखो, इस तरह से थोड़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लैंड एरिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। लैंड बाउंड्रीज वगैरह, कोस्टल बाउंड्री, जो हमारी लैंड बाउंड्रीज है वो 15,200 किलोमीटर है। जो हमारी कोस्टल बाउंड्रीज हैं वो है 6,100 किलोमीटर। और जो हमारी कोस्टल बाउंड्रीज है, पहली गुजरात के साथ है, दूसरी आंध्रा, तीसरी तमिल, 4th गोवा, ठीक है। और जो टोटल बाउंड्री का एरिया है वो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है, विद इन इंडिया। और एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा है वो गुजरात का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि है कच्छ के नाम से उसको हम जानते हैं। और जो 2nd लार्जेस्ट है डिस्ट्रिक्ट जो कि इंडिया का है वो है थाने, ठीक है। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है माहे, जो कि हमारे केरला में लोकेटेड है, केरला में पुदुचेरी में, ठीक। देन गाइस पाक के साथ बाउंड्रीज गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना। हमारे 3 स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और 2 यूटीज हैं जो कि बाउंड्रीज शेयर करती हैं। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कितनी यूटीज बाउंड्री शेयर करती है, कितने स्टेट बाउंड्रीज शेयर करते हैं, या फिर टोटल कितने स्टेट शेयर करते हैं बाउंड्री पाकिस्तान के साथ। देन उसके बाद अफगानिस्तान के साथ भारत केवल लद्दाख, है ना, के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, जो कि 106 किलोमीटर है। चाइना के साथ भारत के 4 स्टेट और 1 यूटी इंटरनल बाउंड्री बनाते हैं, जो कि हमारा लद्दाख तो यूटी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, है ना, ये 4 स्टेट्स हो गए। नेपाल के साथ 5 स्टेट बाउंड्रीज बनाते हैं हमारे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। इसी तरह से भूटान के साथ भी, मतलब ये बहुत ही आपको लग रहा होगा कि कैसा सा टॉपिक है, मतलब टॉपिक तो काफी अच्छा है कि क्वेश्चंस इतने सिंपल नहीं, यही क्वेश्चंस है जब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन्हीं गिनती के 4 स्टेट्स में, 2 स्टेट्स में कितनी यूटी है, कौन सी यूटी की किस उससे बाउंड्री लग रही है, नहीं लग रही है। जैसे कि चाइना हो गया, कुछ कुछ तो सेम स्टेट ही बाउंड्री शेयर कर रहे हो, तो वो सारी चीजें वो हमें कंफ्यूज कर देती है। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और क्वेश्चन आपको पता है, और इतने सारा एक एग्जाम में इतनी सारी शिफ्ट होती है, इतने ज्यादा सेट्स लगाए जाते हैं, एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, तो हमें नहीं पता है ना कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए।
है ना। इस वजह से हमें छोटी से छोटी चीजों को भी कवर अप करके चलना है। म्यांमार के साथ बाउंड्रीज, देन यहाँ पे मैं इसको जल्दी से कवर अप कर देती हूँ। देन हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला आ गया, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 8 डिग्री, और उत्तरी लैटिट्यूड की 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, एक्सटेंड बिटवीन। तो ये सारी चीजें ईस्ट टू वेस्ट कितनी बाउंड्री है हमारा, मतलब कितना एरिया कवर अप होता है। और जो हमारा स्टैंडर्ड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो 4 मिनट का डिफरेंस है वो आगे बढ़ बढ़ के कितना बनता जाता है ना। टाइम डिफरेंस के बारे में एवरेज उसका मानक निकालना, तो वो सारी चीजें इसमें हमने देखी है। साथ के साथ स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है, वो 5 स्टेट से होके गुजरती हैं, जो कि हमारा है नॉर्थ टू साउथ के क्रम के वाइज हम इसमें देखें तो पहला यूपी आता है, फिर दूसरा मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस तरह से आते हैं, है ना। भारत की मानक समय रेखा 82 1/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, पूर्वी देशांतर। देन उसके बाद हमारी जितनी भी रेखाएं हैं जो जैसे कि कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इस तरह से वो जो बीच की रेखा है कर्क रेखा कितने स्टेट से होके गुजरती है इंडिया के, है ना। तो स्टार्टिंग वाइज सीरीज वाइज देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, टोटल 8 स्टेट्स जो है उससे होके गुजरती है। और कर्क रेखा में सबसे ज्यादा लंबाई, ठीक है, कौन से स्टेट की है, सबसे कम कौन से स्टेट से होके गुजरती है कर्क रेखा। तो ये छोटी सी ही चीजें हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईस्ट टू वेस्ट जाती है, और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो यही क्वेश्चंस को घुमा देने का तरीका होता है ना, न्यू फॉर्म में लाने का, कि या तो वेस्ट से ईस्ट का क्रम बताओ या तो ईस्ट से वेस्ट का क्रम बताओ जो कर्क रेखा हमारे स्टेट से होके गुजरती है, ठीक। स्टैंडर्ड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होके गुजरती है, ठीक। कर्क रेखा के नजदीक शहर जो है वो है गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताएं अगरतला किसकी कैपिटल है, ठीक। अब हाईएस्ट एरिया के अकॉर्डिंग स्टेट देख लेते हैं अपना, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एरिया के अकॉर्डिंग 4 नंबर पे है। सी बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, बेस लाइन यानी कि आधार रेखा है, टेढ़े मेढ़े कट तट को जोड़ने वाली रेखा को बेस लाइन कहते हैं। और आंतरिक जल बेस लाइन के अंदर के पानी को कहते हैं, है ना। उसके बाद प्रादेशिक समुद्री सीमाएं होती हैं, संलग्न क्षेत्र होते हैं, आर्थिक क्षेत्र होते हैं, उसके बारे में जो बेस लाइन से संलग्न क्षेत्र की तरफ हैं और आर्थिक क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ही मतलब ब्रीफ में लिख रखा है मैंने काफी ज्यादा चीजें। देन गाइस उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का रिवर सिस्टम जो है हिमालयन रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ये दोनों रिवर सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज। हिमालयन रिवर सिस्टम में आता है हमारा ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, देन पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों क्षेत्र में आती हैं, अरावली सी रिवर्स, बे ऑफ बंगाल, सॉरी अरेबियन सी रिवर्स, बे ऑफ बंगाल सी रिवर्स, है ना। तो वही सारी हमारी नदियां हैं। इन जैसे गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से, गंगा की सहायक नदियां कितनी हैं, और गंगा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, किस राज्य में है, और लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो सारी चीजें पूछी जाती है ना। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, 3 देशों से होकर गुजरती है। वो 3 देश कौन से हो सकता है वो भी हमें पता होने चाहिए। स्टेट तो बोला नहीं है, देशों के बारे में पूछा है तो तिब्बत हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस तरह से, है ना। और कौन से ग्लेशियर के पिघलने से कहाँ से निकलती है, कौन सी लेक में होके आती है, और उसको अलग अलग स्टेट पे किस नाम से पुकारा जाता है। तो यही क्वेश्चंस होते हैं गाइस जो हमारे एग्जाम में आते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से रिवर सिस्टम मैंने आपको बता दिया। एक रिवर सिस्टम चलो मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं सिंधु की, है ना। सिंधु हमारे यूटी है, लद्दाख, वहां के लेह, है ना, क्या कहते हैं, तिब्बत, बोरखर, चू ग्लेशियर, मानसरोवर लेक से होती हुई हमारे
सॉरी इसे क्या कहते हैं, यूटी, हाँ, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में एंट्री करती है, लेह से होती हुई चिल्लास से एग्जिट कर जाती है, ठीक है। और जहां से वो एंटर करती है सिंधु रिवर, उसको दमचौक कहते हैं, दमचौक एंट्री पॉइंट, है ना। इसकी टोटल लेंथ होती है 2880 किलोमीटर और इंडिया में है 1114 किलोमीटर। और ये इंटरनेशनल रिवर मानी गई है, जो कि हमारी इंडिया, पाकिस्तान और तिब्बत से होकर गुजरती है। सिंधु को पाक की जीवन रेखा भी बोला जाता है, पाक की सबसे लंबी नदी है, इस तरह से, है ना। और इसका ओल्ड नेम क्या है, ये सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप लोग कहोगे ओल्ड नेम वगैरह नहीं पूछा जाता, नहीं, पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता है ना, हमें तो छोटी से छोटी चीजों को कवर अप करके चलना है। सिंधु हो गया, झेलम हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, तो यही सारी चीजें। तो रिवर सिस्टम का तो यही है, मैं आपको यही बताऊंगी। इसी तरह से बाकी रिवर चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु नदी जल समझौता है जो हमारा, है ना, जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब 80% यूज पाकिस्तान के लिए है और 20% इंडिया के लिए है। रावी, व्यास, सतलज हो गई, 80% इंडिया यूज कर सकता है और 20% पाकिस्तान यूज कर सकता है इनका पानी। और यही है हमारी सिंधु नदी जल समझौता, जो कि 1960 में हुआ था। भारत से जवाहरलाल नेहरू जी गए थे और पाकिस्तान के अबू खान थे, और ये वर्ल्ड बैंक रॉबर्ट ब्लैक, है ना, मध्यस्थता। देन गाइस उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपना गंगा तंत्र की ओर, है ना। यानी कि गंगा रिवर सिस्टम, गंगा तंत्र जो है, तो ये हमारी अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, है ना, ये दोनों मिलकर जो संगम बनाती हैं। देखो, अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है तो वो विष्णु प्रयाग बनाती है, ठीक है। अलकनंदा जब नंदाकिनी से मिलती है तो वो नंद प्रयाग बनाती है। तीसरी है अलकनंदा जब पिंडार गंगा से मिलती है तो वो कर्ण प्रयाग बनाती है। उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं तो रुद्र प्रयाग बनता है, और अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो हमारा देव प्रयाग बनता है ना। और यहीं से होके फिर हमारी गंगा, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से होके उसके गोमुख लेक से निकल के अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, गंगा का उद्गम होता है। इसलिए देखो लिखा हुआ है विष्णु प्रयाग अलकनंदा धौली गंगा, नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडार गंगा, रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी, इस तरह से। सो गाइस आज के लिए इतना, पूरा रिवर सिस्टम तक। और रिवर्स बहुत सारी हैं हमारी, गंगा की सहायक नदियां हो गई, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई, कोसी, यमुना, टोस नदी, सोन नदी, छोटी छोटी रिवर्स हैं, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा, हिंडन रिवर। और जो हमारे प्रायद्वीपीय नदियां वाला दामोदर नदी, गोदावरी, उसकी सहायक नदियां, महानदी, है ना, और कावेरी, लूनी, साबरमती, महानदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, पेरियार रिवर, और माउंटेन्स ऑफ इंडिया, है ना, पेनिनसुलर माउंटेन जिसके अंदर अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी की हिल्स, अन्नामलाई, है ना, कार्डेमम हिल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और फिर उसके बारे में हम लिखेंगे कि हाँ ये जैसे कि अरावली पर्वत के बारे में ले लो, ये पालमपुर गुजरात से होकर दिल्ली के मजनू के टीले पर ख़त्म होता है, 3 स्टेट्स और 1 यूटी से, है ना। मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड, मतलब इसी तरह से क्वेश्चंस वगैरह आपको मैं बता दूं। और आगे बढ़ते हैं ये सारी पर्वतों के बारे में। देन उसके बाद हम अपने हिमालय पर्वत के बारे में आ जाते हैं, उसका अपर पार्ट, है ना। जो हिमालय पर्वत, जैसे कि इसके लिए हम समझेंगे, जैसे अपर पार्ट लॉरेशिया, लोअर पार्ट को गोंडवाना लैंड कहते थे, और ये लैंड पोर्शन फिर पेंजिया कहलाया, भूमि का भाग जो वाटर बॉडी थी, पैंथलासा हमारी। देन प्लेट का टेक्टोनिक थ्योरी थी, उसके आधार पर हिमालय का निर्माण। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हो जाएंगी, हमें पढ़ना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि सहायक नदी हो गई, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, ये सारी चीज़ें, और है ना, जैसे किस चीज़ का निर्माण हुआ था, ये क्या कहते हैं, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, जैसे पेंजिया। तो ये चीज़ें हो गई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती हैं। अब ये थोड़ी पूछेगा कि हाँ हिमालय का निर्माण किसके टकराने से हुआ, कैसे हुआ, मतलब पूछता है, बट हमें एक MCQ, मतलब एक
अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना गाइस, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो आज के लिए ही इतना, और बाकी का मैं आपको कल बताऊंगी। हमने 20 क्लासेस तक अपना कवर अप कर लिया है, उसके बाद आगे का हम देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे गाइज।